आज हम लोग देखेंगे प्रबल एवं दुर्बल अम्ल तथा और दुर्बल क्षार एवं प्रबल क्षार के आयनन की मात्रा या फिर क्षमता को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्लों का आयनन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित किसी दुर्बल अम्ल के रूप में HX को ले रहे हैं के आयनन का अध्ययन करते हैं, तो इस आयनन साम्य को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हमारा HX है, X की जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप, तो HX जो एक्वस फॉर्म में है, जिसको जल में क्या करना है, हमें घोलना है, उससे हमें हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, प्राप्त होगा और हैलाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में माना अम्ल जो दुर्बल अम्ल ले रहे हैं HX की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, C मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HX एक्वस फॉर्म है, H2O लिक्विड फॉर्म है, हाइड्रोनियम आयन, तो प्रारंभिक सांद्रता C, इसका हो जाएगा 0 और इसका भी हो जाएगा 0। अब इसके आयनन की मात्रा जो अम्ल है, यदि उसके आयनन की मात्रा अल्फा हो तो, ठीक है, अल्फा हो तो साम्य पर क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, वियोजन स्थिरांक है या फिर आयनन की मात्रा है, इसके लिए हो जाएगा C अल्फा और इसके लिए भी हो जाएगा C अल्फा। जैसे हम लोग ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम पढ़े हैं, लगभग उसी के समान है यहाँ पर भी। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो साम्य स्थिरांक, यहाँ पर देखो साम्य स्थिरांक या अम्ल वियोजन स्थिरांक, तो Ka एसिड है इसीलिए Ka लिए, अगर बेस होता, क्षार होता तो Ka के जगह पे क्या हो जाता, B हो जाता, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस और क्या हो जाएगा आपका X माइनस, उसके बाद HX है, तो मान रख देते हैं। मान क्या निकला है हमारा यहाँ पर, इसके लिए मान है H प्लस के लिए, यहाँ पर जो प्लस मतलब यहीं से तो मुक्त हुआ है ना, तो C अल्फा, उसके लिए भी मान है हमारा C अल्फा, और नीचे के लिए क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, C कट गया, बचा क्या हमारा, देखते हैं। देखो क्या हुआ हमारा, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, इतना बचा हुआ है। लेकिन जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान बहुत कम होता है, इसीलिए उसको नगण्य मान लिया जाता है, तो अतः क्या हो जाएगा, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो मान को रख देते हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो अल्फा का वर्ग बराबर KaC, इतना हो जाएगा, वर्ग हट करके क्या बन जाएगा आपका, वर्गमूल बन जाएगा। अतः दुर्बल अम्ल pH मान रखने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर होता है C अल्फा, इतना हम लोग निकाल चुके थे, तो H प्लस बराबर अब अल्फा के मान को हमें क्या कर देना है, रख देना है। C का C आ गया, यहाँ से अल्फा बराबर क्या है आपका, वर्गमूल Ka बटे C, इतना मान को रखे। जब इसका मान हम लोग निकालेंगे तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल C Ka, इतना बना हमारा। उसके बाद pH, अब इसके लिए हमें इसके दुर्बल अम्ल की जो मात्रा है उसको pH स्केल से निकालेंगे, तो जब वर्गमूल हटता है तो हाफ लगता है, 1/2, तो 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, इतना हो गया हमारा मान। अतः अम्ल की प्रबलता अगर हम लोग देखते हैं तो अल्फा 1/pK इतना हुआ हमारा। अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे तो pKa बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log K, क्योंकि इसको हम लोग किस फॉर्म में लिए हैं, लघु घटक के फॉर्म में। यही जो होता है आपका दुर्बल अम्ल के लिए आयनन की मात्रा है। अगर क्षार होता तो A की जगह पे क्या हो जाता, आपका B हो जाता। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं आगे हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा बफर विलयन। देखो बफर विलयन किसे कहते हैं उसको देखते हैं, और बफर विलयन के प्रकार को देखते हैं। तो वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में, ठीक है, वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बफर विलयन ले लिए हैं, और इस बफर विलयन में या फिर कोई विलयन ले लिए हैं, इसमें अम्ल की अल्प मात्रा या फिर क्षार की अल्प मात्रा ले लेते हैं, तो इस बीकर में रखे हुए विलयन की pH मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वह कहलाएगा बफर विलयन। उसी को कहा गया है वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर
उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा दूसरा परिभाषा ये भी देख सकते हो, बफर विलयन वे विलयन होते हैं जिसका पीएच मान क्या होता है, निश्चित या फिर स्थिर होता है। ऐसे विलयन को पीएच विलयन कहा जाता है। बफर विलयन के लक्षण देखते हैं। यह इसका पीएच मान क्या होता है, स्थिर होता है। दूसरा, इसमें अम्ल की अल्प मात्रा मिलाने पर या फिर क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, इसको लंबे समय तक रखे रहने पर या तनु करने पर भी इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तनु कहने का मतलब है जल में और अधिक मात्रा मिलाने, जल की और मात्रा मिलाने पर। ठीक है, अब देखते हैं बफर विलयन के प्रकार। यह 3 प्रकार का होता है, अम्लीय बफर, क्षारीय विलयन, क्षारीय बफर, और तीसरा होता है एकल पदार्थों के विलयन। तो देखो, अम्लीय बफर किसको बोलोगे, ए बफर विलयन दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार। जैसे कि मान लिया जाए कोई दुर्बल अम्ल ले रहे हैं, उसका कोई दुर्बल क्षार है, तो उन दोनों से मिलकर बना हुआ जो लवण होगा उसी को कहा जाएगा आपका अम्लीय बफर। जैसे एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, ए अम्ल है और ए क्षार है, तो इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा उसी को बोला जाएगा अम्लीय बफर। अब क्षारीय बफर किसको बोलोगे, ए बफर विलयन दुर्बल क्षार तथा उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल, जस्ट उसको उल्टा कर दो, उस जो दुर्बल क्षार ले रहे हो उसी का दुर्बल अम्ल से बने विलयन को क्या कहा जाता है, क्षारीय बफर कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा है आपका एकल पदार्थों के विलयन। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने एक ही लवण की विलयन को क्या कहेंगे हम लोग, एकल पदार्थों, उसमें क्या होता था, एक अम्ल था तो दूसरा क्षार था, लेकिन यहाँ पर, और एक प्रबल था तो एक दुर्बल था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही क्या हैं, दुर्बल है। ऐसे विलयन को कहा जाता है एकल पदार्थों के बफर विलयन। उसके बाद देखते हैं हम लोग, आपका जो इम्पोर्टेंट है हेंडरसन समीकरण। बफर विलयनों के पीएच को बताने के लिए हेंडरसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको बोला जाता है आपका हेंडरसन समीकरण। तो देखते हैं, बफर विलयनों का पीएच हेंडरसन हेसेलबेच समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसे सामान्यतः हेंडरसन समीकरण कहते हैं। पहला है, अम्लीय बफर के लिए इस हेंडरसन समीकरण का मान होता है पीएच बराबर pKa प्लस लॉग लवण बटे अम्ल, और क्षारीय के लिए क्या हो जाएगा, POH, क्योंकि अम्ल में H प्लस होता है और क्षार में OH होता है, तो POH, PKB, ए एसिड था इसीलिए Ka था, ए बेस है इसीलिए क्या हो जाएगा Kb, प्लस लॉग लवण बटे क्षार। उसके बाद देखते हैं हेंडरसन समीकरण की व्युत्पत्ति। माना कि एक दुर्बल अम्ल Ha है, अम्ल को किस फॉर्म में ले रहे हैं, Ha, और प्रबल क्षार युक्त इसका लवण Ba है। लवण का मान है Ba और अम्ल को ले रहे हैं हम लोग Ha। तो देखो क्या हो जाएगा, Ha प्लस H2O जलीय विलयन में घोल रहे हैं तो H3O प्लस और A माइनस इतना बनेगा हमारा, और Ba किस में टूटेगा, B प्लस और A माइनस में टूटेगा। साम्य अवस्था पर निकालेंगे तो H3O प्लस और हो जाएगा A माइनस, इधर बचा आपका Ha, इतना हुआ। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H3O प्लस, उसके बाद नीचे का कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो Ha बटे A, इतना हुआ। चूँकि हम लोग जानते हैं A माइनस बराबर है Ba, तो इस A के जगह पे हम लोग Ba को रख सकते हैं, तो वहीं पर हम लोग मान को रख देते हैं H3O प्लस बराबर Ka Ha बटे Ba, जहाँ पर Ha है अम्ल के लिए और Ba है लवण के लिए, इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस H3O प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Ka, क्योंकि एसिड के लिए ले रहे हैं तो माइनस Ka, उसके बाद क्या हो जाएगा अम्ल बटे लवण। अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, लघु गुणक लेना है, तो माइनस लॉग H3O प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka अम्ल बटे लवण। अब मान को रख देते हैं, यह जो लॉग है वो Ka के लिए भी है और अम्ल बटे लवण के लिए भी है, तो माइनस लॉग Ka माइनस क्या हो जाएगा, लॉग अम्ल बटे लवण। तो pH बराबर हो जाएगा pKa, यहाँ से आया लॉग को हटा के,
माइनस लॉग अम्ल बटे लवण। तो पी के ए क्या हो जाएगा आपका एसिड के लिए है, प्लस यहाँ पर पीएच भी लिख सकते हो लॉग अम्ल बटे लवण। और यही जो है हेंडरसन समीकरण है। अगर आप किसके लिए निकालते हो, क्षार के लिए, तो अम्ल की जगह पे क्या आ जाएगा आपका क्षार आ जाएगा, और पी के ए की जगह पे आ जाएगा आपका पी के बी हो जाएगा। ठीक है।